अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द गुड मॉर्निंग पब्लिक। कैसे हैं आप सब? जुमा मुबारक आपको। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे और कल का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आने वाला आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। आने वाले वक्त वाले जो दिन हैं वो भी आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि हमेशा से हम अपना शो शुरू करते हैं। मैं हूँ मैं आपके साथ। मैंने गुज़िश्ता जो शोज़ किए हैं उसमें मैंने घर में जाकर सोचा कि मैंने कभी ये कहा नहीं है, स्पेशली जब हम न्यूज़ में पढ़ते हुए कहते हैं ना कि मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर, तो मैंने कभी अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। खैर मैंने कहा आज मैं अपना नाम खुद बात कर लूँ और उसके बाद फिर अपना शो का बाकायदा जो है ना आगाज़ करते हुए कहूँ कि हम हमेशा से मुल्की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। पॉलिटिकल सेगमेंट हमारा फ़र्स्ट होता है, उसमें बात करने जो कल ज़ेरे बहस मौजू होते हैं और उनके अंदर जो क्रक्स निकलता है वो हम चाहते हैं आप तक ले थोड़े से महदूद जो हमारे पास टाइम होता है उसमें तज्ज़ियाकार हमारे साथ हों और उनके साथ हम लोग मिलकर आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से जिस तरह बात करें हैं, पीटीआई कल तवक्को कर रही थी कि शायद बानी पीटीआई का इद्दत का केस जो था वो हल हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ और देवर बिलीविंग दिस दैट के निकल जाएंगे वो। उनकी ज़मानत बाकी के जो सारे केसेस हैं उन पे हो चुकी हुई है, किसी में वो बरी हो चुके हुए हैं, किसी में वो ज़मानत पर हैं। तो सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें थी वो मुस्तरद कर दी गई, बड़े वावेला भी हुए और तजाज का प्लान भी किया गया पीटीआई की जानिब से। दूसरी बड़ी अचंभे की बात हुई, क्योंकि मैंने हमेशा से उमर अयूब को पीटीआई के साथ शाना बशाना खड़े देखा, उनके साथ उनके बयानिए के साथ देखा। कल वो मुस्ताफ़ी हो गए, वो क्यों हुए और बीच का मामला क्या है? प्लस अमेरिका के मुबैना इंतखाबी वसातियों की तहकीकात के मुतालबे पे हम लोगों ने एक करारदाद मंजूर की है कि भाई तुसी कौन। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके सामने मैंने एक खुलासा बयान कर दिया है। सर, ये चल क्या रहा है? समझ से बाहर है बात। ये एक वो कहते हैं ना स्टॉर्म एंड टी कप हमने खुद क्रिएट किया हुआ है और इज्जत ले लें। ये किसी का पर्सनल मामला है, उठ के अब कोर्ट्स उसके अंदर आ रहे हैं। अगर यही है तो फिर बाकी भी केसेस हाई प्रोफाइल केस है, आपने इसको एक बना रहे हो आप। ये तो वही है कि जब एक मोटरवे की लिमिट है कितने 120 किलोमीटर 70 मील पर आप जाते हो, तो कोई 80 पे चल जाता है और कोई पकड़ा जाता है तो ठीक है, जो नहीं पकड़ा जाता है 80 पे सारे जा रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज कि जिसको आपने पकड़ना है आप पकड़े, जिसको नहीं पकड़ना है ना पकड़े आप। सो ये जो लॉ है ये बड़ा एम्बिगुइटी है इसके अंदर। दिस इज द मैटर और पूरी दुनिया के अंदर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं, मुझे बताएं। ये जो भी आपके सामने हो रहा है आज के 5 साल बाद आप देखना इन्हीं का मजाक उड़ाया जाएगा जैसे डिसीजंस आ रहे हैं। अच्छा, इन डिसीजंस के ऊपर कल पीजे साहब पीटीआई जो समझ रही थी भरपूर अंदाज में बंद नो गो एरिया टाइप बना तो दिया था, सिक्योरिटी बहुत हिसार में कायम कर दी गई थी, लेकिन पीटीआई के जो जाहिर सी बात है हामी हैं वहाँ बैठे हुए थे, वो वेट कर रहे थे शायद कि ना में भी शायद उनके हक में आ जाए। और कुछ हलकों में ये बात चल रही थी कि शायद अगर इस वाली जो ये केस है इसके अंदर अगर ज़मानत मिल जाती है या बरी हो जाते हैं तो कुछ और भी कहीं ना कहीं से उमंड आते, उनके केसेस लगा दिए जाते। ये जो तासुर है कि आपने केसेस मंड दिए गए हैं, ये तासुर कितनी हद तक ठीक है? देखिए जी, ये तो सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये तो केस कुछ भी नहीं है। ये इद्दत वाला नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। केस अभी जो आना है वो है अल-कादिर ट्रस्ट का, उसके बाद आपके पास 9 मई का है। ये दो बड़े हैं। तो अगर अब इसमें मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर जजमेंट आ भी जाती, हाँ जी इसको डिसमिस कर दो, तो 4 और जिस तरह आप कह रही 4 और केसेस आ जाते हैं। तो बुनियादी मकसद ये है कि चेयरमैन जो ये का इसको बंद रखो। ये सीजन है, क्योंकि अब सीजन आपने पहले नवाज शरीफ का भी देख लिया, फिर आपने जरदारी का देख लिया, बेनजीर भुट्टो का देख लिया और अब इमरान खान का सीजन है। तो ये सीजन्स चलते हैं हमारे मुल्क के अंदर। आपने देखा है हमारा कोई वजीर आजम जनरली अपार्ट 2 आप कह लो, शौकत अजीज कह लो या चौधरी शुजात कह लो, उसके अलावा केयर टेकर्स को हटा के हर आदमी को तो हमने बेइज्जत करके निकाला है। किसी को फांसी दे दी है, किसी को एग्जाइल में भेज दिया, प्रेसिडेंट को कर दिया। हम करते क्या है एक दूसरे के साथ? ये हमारा ट्रेडिशन, और ये जो ट्रेडिशन है इसलिए है कि सारे चाहते हैं कि वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में हो, कोई और कॉरिडोर्स ऑफ पावर में ना।
मैंने करना, भाई तुमने क्यों करना है? जो तुम करते हो फिर ये उसको उठाते हैं, ये स्कीम बनाई, वो स्कीम बनाई। ये एहसान नहीं किया तुम लोगों ने, जी। ये तुम्हारा फर्ज है। और इस ये पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। यार ये किसी गवर्नमेंट का बंदे, कोई भी हो दुनिया में ले लो, वो इस तरह नहीं आते, कम से कम पढ़े लिखे मुल्कों के अंदर, कि बताते वो जी हमने ये कर दिया। और भाई आप इलेक्ट इसलिए होके आए थे, आपके मैनिफेस्टो में ये चीज थी, तो आपने डिलीवर की, अच्छी बात है, इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन इसको आपने बार बार वो आटे की तरह पीसना और लोगों के आगे बार बार रखना, दैट इज नॉट व्हाट यू कॉल रियल टाइम। अच्छा, आपको नहीं लगता पीजे मीर साहब कि ये बहुत लिंगर ऑन कर गया हुआ है? अब ऑब्वियसली इस जो आया है इसका फैसला, उसके साथ अब पीटीआई का ऐलान भी आ गया कि हम चैलेंज करेंगे, तो काफी तूल पकड़ता हुआ लग रहा है मुझे तो खामखा। देखिए जो जजमेंट आई है, अभी आप इसको अगर रियलिटी में देखो, जो जजमेंट आई है उसका एक प्रोसीजर है, उसको वो अपील करेंगे, आगे करेंगे। ऑप्शंस तो मौजूद है ना उनके पास। दैट इज देयर राइट, दैट इज देयर राइट। राइट नहीं छीन सकते। अगर आपने राइट छीनना शुरू कर दिया, मुल्क को बंद कर, ताले लगा के बाहर चले जाएंगे। हमने इस मुल्क को चलाना है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, और हमने इंसाफ के तकाजे के अंदर इसको रखना है। अच्छा सर, दूसरी जानिब पीटीआई के जो जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी इस सीट से, क्या मामला बना? इसका तो मुझे नहीं पता क्या इंटरनल है, लेकिन ख्वाजा आसिफ की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बड़े मंजे हुए सियासतदान है, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने नेशनल असेंबली में इस्तेमाल किए हैं, वो मार्garet थैचर का एक कोट है कि जब लोगों के पास कोई दलाइल ना हो और कोई फार्मूला ना हो, तो फिर पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं। हमें पर्सनल अटैक चाहिए, किसी को नहीं, ना पीटीआई वालों को करने चाहिए, ना नून वालों को, ना किसी और को। इस ट्रेजर के लोगों को मुझे लगता है कि आप जब बात करें कोई भी, तो लफ्ज़ों का चुनाव ज़रा बेहतर अंदाज में कर देना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिशन आप एक दूसरे की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लफ्ज़ों का चुनाव या गोलाबारी जिसे कहते हैं वो करते हैं, बहुत अफसोसनाक है। आप ज़ीरक सियासतदान हैं, आपको लोग देखते हैं, हमारे बाहर के ममालिक वाले जो हैं वो भी देखते हैं, फिर मेरे ख्याल से मुझे लगता है खिल्ली उड़ती है इस तरह की एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी के ऊपर ही। अच्छा पीजे मीर साहब, ये बताइएगा, अमेरिका के मुबैना इंतखाबी बिज़ादियों के तहकीकात के मुतालबे पाकिस्तान भी एक तहरीक करारदाद लाने का ऐलान कर रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारी मामलात में मुफ्त की जो टांग है ना वो अड़ाई जाती है। ये करारदाद लेके आ रहे हैं, पहले आप अपने इलेक्शन को ठीक करें, अपने इलेक्टोरेट वोटिंग जी करें, करारदाद लेके आ रहे हैं। आप गलत काम करेंगे तो बाहर वाले यही करेंगे ना। अभी तो मुझे डर है कि यूरोपियन यूनियन में ना हो जाए। अगर यूरोपियन यूनियन में ये अगर चीज आ गई तो मुझे बताएं, आपसे तजारत कौन करेगा? आपके पास यहाँ कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? आपका इन्वेस्टर कौन इधर आएगा? जब आपके हालात इस तरह होंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। रेकोर्डिंग का आपने क्या ना हाल क्या हुआ, और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसी तरह ग्रे एरियाज में चले गए हैं। हमें अपने आप को ठीक कर, देखो याद रखना लबाइबा, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती हैं जो अपने आप पे तनकीद लेना बर्दाश्त न करें। जी आप तनकीद की तामीर जरूर लें और उससे बेहतरी निकालें। तनकीद क्या होती है? एक ऑब्जर्वेशन होती है, आप सुनो, अगले की बात सुनो, जरूर सुनो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपने कान बंद कर दिए, अपने दरवाजे बंद कर दिए, तो फिर ये जो आपने शुरू में सवाल किया था, फिर इस मुल्क के अंदर यही हालात होंगे। नहीं तो आपको नहीं लगता कि उनके जब भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बेज़ाब्तियां नजर आई हैं? वो कहते हैं ना कि जब आप इंसान अपने गिरेबान में नहीं झांक सकता तो दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट ज़रूर करता है, और फिर जब पॉइंट आउट करता है तो ये भूल जाता है कि बाकी की उंगलियां आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो पिछले इलेक्शंस हुए थे, इसमें अमेरिकन में अपने एक तो रशियंस का आ गया था कि जी टैपिंग की है, फिर इंटरनली काफी हो गया। एक अभी आपको पता है कि जिसने कन्विक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। द क्वेश्चन इज, फर्क दोनों का ये है कि हम भूखे हैं, हमने इमदाद वहां से लेनी है, पैसे वहां से लेने हैं, तो हम किस मुंह से बात करेंगे? मुझे बताएं। वो तो आपको याद है, आपको जब गवर्नर हाउस में वो आया था, क्या कहते हैं, जॉन केरी, क्या कहा था उसने कहा था कि तो तुम शोर करते हो, पैसे भी हम तुम्हें दें, ऊपर से तुम हमें गालियां भी निकालो, जहाँ चले जाओ हम तुम्हें कुछ नहीं देते। तो क्वेश्चन ये आ गया ना, फिर कहाँ जाओगे? तो थिंग इज कि आपने हर एक के साथ बुला के रखनी है, अपने घर को ठीक करो।
छोड़ो दूसरों को क्या दादे पेश करनी है, गेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। जब ये कर लोगे आप पे कोई तनकीद नहीं करेगा। आपके आप देखा नहीं कि कनाडा के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट में आपके मुताबिक क्या बात की। तो बात यह है कि दूसरे उंगलियां आप पे उठाएंगे, इसलिए उठाएंगे क्योंकि आप सब काम सही नहीं कर रहे। और आज की बात नहीं है ये हुकूमत को छोड़, ये हम बड़ी देर से ये काम कर रहे हैं, बहुत देर से काम कर रहे हैं, और इवेंचुअली एक बबल बन जाता है जो फट जाता है, और जब वो फटता है अच्छा पीजे सर, मैं एक जनरली आपसे ओपिनियन लेना चाह रही हूँ इस चीज़ के हवाले से कि जो हुकूमत अब कारकर्दगी दिखा रही है, या आपको पता है कि बड़ी अनसर्टनिटी हमारी मुल्क में इस हुकूमत के पहले से रही है, ऊंच नीच, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डज पड़ी है सब कुछ। अब जो उनकी कारकर्दगी है या स्टेबिलिटी आपको नज़र आ रही है इस हुकूमत आने के बाद? बेहतर हो रही है। देखो जो अच्छी चीज़ है वी हैव टू एक्सेप्ट इट, बेहतर हो रही और इंशाल्लाह बेहतर होगी। बट ये जो प्रोसेस है लबाबा, ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हमने इतनी बोरोइंग कर दी है, और बोरोइंग की है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम रिटर्न करें। तो क्या हो रहा है, आपने 39 टैक्सेस लगा दिए ऊपर, हर किस्म के आपके टैक्सेस आ गए, और ये जो टैक्सेस आपने लगाए हैं इसमें लोग चीखे मारते हैं। ये तो वो मुल्क है ना, ये क्या मुल्क है, पूरी दुनिया में लोग टैक्स अवॉइड करते हैं, लेकिन टैक्स देते हैं, उसके बिल्कुल देते हैं टैक्स। आपने हेवन भी बना दिए हैं, ये जो पैनामा हो गया, दूसरे लीवर्ड आइलैंड्स और बाकी जो आइलैंड्स हैं, वहां जाके ऑफशोर अकाउंट सब बना देते हैं। ये टैक्स एवेजन होती है, एंड दैट्स द वे, ये पूरी दुनिया करती है। लेकिन द क्वेश्चन है राइजेस कि क्या आपके पास छाबड़ी वाला जो है, जो कि बड़ा ठीक ठाक पैसा करता है, मार्केट ट्रेडर है, क्या आपने उस पर टैक्स लगाया? नो, आप उस पर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपका वोट बैंक है, आपका तो वोट टूट जाएगा जो ट्रेडर है। सो द क्वेश्चन इज कि आप लगाएं, ग्रेजुअल लगाएं, इतना ना लगाएं कि लोगों की कमर तोड़ दें। और बिजली आप देख लो कि बिजली पे सरचार्ज कितना हो रहा है, आप उसके बाद पेट्रोल देख लो, हर चीज देख लो। लोग इस वक्त, बिल्कुल आपने सही कहा, लोग एक क्रिटिकल उसके आगे। फिर उसके जिस साथ तरह से पीजे मीर साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक सजेशन दी कि हमेशा आप गरीब ही के ऊपर टैक्स डालकर आप उसको पिसते हैं, तो अब अशराफिया और 3-4 नाम लेकर उन्होंने कहा कि उनको भी सामने आना चाहिए, उनको भी बड़ी कुर्बानी देनी चाहिए, और एक आधा घर बेच दें, अपनी जायदादें बेच दें, और इतने बेहतर हो जाएगा कि हमारी केस निकल जाएगी। मेरे ख्याल से वो बेहतर सजेशन नहीं है। अब टैक्स डालकर आप खून जो निचोड़ना है, कम से कम उनको भी अब थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना चाहिए। लबाबा ये अच्छा ख्वाब है, पाकिस्तान छोड़ें, किसी दुनिया में इस तरह नहीं होता है। आपने अपने सिस्टम को ठीक करना है। देखो ना, जब आप कहते हैं गरीब गरीब, हमने तो गरीब इनको बना दिए, और भाई इंस्टेड कि हम इनको वो जिस तरह वो क्या कहते हैं अखुवत वाले कर रहे हैं, या दूसरे ये आपका माइक्रो क्रेडिट कर रहा है, आप इनको पैसे ताकि ये खुद कफील करें, अपनी कॉटेज इंडस्ट्री उसको आप निकालें। हमने तो उनको भिखारी बना दिया। जहाँ ये भूख का शोर होता है, आटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चावल दे दिए, खाना दे दिया। दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज टू मेक देमसेल्व्स सफिशिएंट, और वो एक ही तरीके से है, आप इनको छोटे लोन्स दें। लोन्स लेके आपके, मैं इससे जिसका कह रहा हूँ 99% रिटर्न है इस चैरिटी का, 99% इसका रिटर्न है। आप चले जाए भलवाल, मंडी भावदीन और इधर उधर आप जाके देखेंगे, लोग लेते हैं और वापस करते हैं पैसा। बनाए नहीं कर सकते हम नेशनल लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना वो फिर बात वही आ जाती है ना, 3 सिफारिशें, 2 टेलीफोन कॉल्स और 4 बंदे आपके साथ ना जाए। सर अपनी जगह पर है, सजेशंस तो बहुत सारी, इम्प्लीमेंटेशन की मेरे ख्याल से जो वो ज़रूरत है, अमल दरामद नहीं किया जाता। इतने अच्छे अगर कोई सजेशंस दे भी दी जाती हैं तो बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी ओपिनियन से हमारे नाजरीन को आगाह किया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपके लिए एक ख़बर है मेरे पास, और वो ख़बर जो कि मुझे भी उसका नहीं अंदाज़ा, मुझे पता ही नहीं उसका कि वो है क्या। वो ये है कि कनाडा का कौमी खेल आप जानते हैं क्या है? मैं भी नहीं जानती थी, लैक्रोस, जो कि पाकिस्तान आ गया है। और पेशावर का एक नौजवान है जिसने इस गेम में हिस्सा लेने के लिए जायदादें बेच दी हैं, और वो क्यों बेची हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे पास हसन अली की एक रिपोर्ट है, आप भी देखें।
जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान के तमाम अजला जो हैं, सूबे जो हैं, वो टैलेंट से भरे पड़े हैं। इस वक्त मैं उस नौजवान के साथ मौजूद हूँ जिसने पाकिस्तान में लैक्रोस गेम को मुतारिफ़ करवाया, और सिर्फ मुतारिफ़ ही नहीं करवाया बल्कि इसमें अपनी पूरी एफ़र्ट दी। इस नौजवान ने इस गेम की तरवीज के लिए, इसके फ़रोग़ के लिए अपनी जो ज़ाती जायदाद है वो तक फ़रोख्त कर दी, क्योंकि सूबाई हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से और महकमों की तरफ से इन्हें वो सरपरस्ती नहीं मिल सकी। लेकिन ये गेम अपने अंदर एक बड़ी यूनिक गेम है। कनाडा का ये कौमी खेल है, ओलंपिक का हिस्सा है ये गेम, और अब पाकिस्तान में आ चुकी है। वो नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर तैफूर, उनसे बात करते हैं। तैफूर, अपना तारुफ करवाना मेरे भाई हमारे देखने वालों के लिए, और ये बताना कि इतनी बड़ी एफ़र्ट आपने इस गेम के फ़रोग़ के लिए की, पाकिस्तान में इसे लाने के लिए की, अपनी ज़ाती जायदाद तक आपने बेची। सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तरफ से आपको अभी तक सरपरस्ती क्यों नहीं मिली, ताउन क्यों नहीं मिल सका, थोड़ा सा मुख्तसर वो भी बताइएगा, और इस गेम को अब आगे कहाँ लेके जा रहे हैं इस हवाले से भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि दरवाज़े तो हमने सरकारी तमाम डिपार्टमेंट्स के खटखटाए, वफाकी हुकूमत के, प्रोविंशियल हुकूमत के, और जो उनकी ऑब्लिगेशंस थी जो हमारी फ़ेडरेशन को एफिलिएट करवाने की, वो सारी हमने कंप्लीट की, और विच मेक्स इट ये इसको पाकिस्तान की दूसरी ऐसी बड़ी फ़ेडरेशन बनाती है, क्योंकि हमने 66 डिस्ट्रिक्ट्स में, पूरे पाकिस्तान में 66 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको एफिलिएट करवाया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके प्रोविंशियल एसोसिएशंस भी बनाई। लेकिन क्योंकि गेम न्यू है, जिसकी वजह से जो ना तो हमारी हुकूमतों ने इतना कोई हमें सपोर्ट नहीं किया, और जिसकी वजह से मजबूरन मुझे अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करके इस गेम को आगे लेके जाना पड़ा। चूँकि ये एक ओलंपिक गेम है, ओलंपिक में है, और पाकिस्तान का एक बहुत पुराना सपना है ओलंपिक में मेडल हासिल करने का, और ये एक स्टिक गेम है जिसमें पाकिस्तान की आवाम वैसे ही स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि हॉकी हमारा नेशनल गेम है, साथ में क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में बहुत फेमस गेम है, जिसकी वजह से ये एक फेवरेबल गेम बन जाती है पाकिस्तान के लिए, और इसमें हम मेडल लाने के हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस है। मतलब आप ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान के लिए मेडल लाना चाहते हैं इस गेम में? जी सर, इंशाल्लाह इरादा हमारा यही है, और उसी के ऊपर हम 4 ईयर हमारा डेवलपमेंट प्लान है, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। पीछे हमने वुमेंस की नेशनल चैम्पियनशिप भी करवाई, और ज़्यादातर हम पूरे पाकिस्तान में जो बैकवर्ड इलाके हैं उनसे हमारे पास बच्चियों ने बहुत ज़्यादा आई, और अभी जो हमारे नेशनल कैंप्स चल रहे हैं, एक हमारा कोयटा में चल रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है बलूचिस्तान की सूरत हाल, और कोयटा जैसी जगह पे हमारे पास 20 से 30 बच्चियाँ ट्रेनिंग कर रही हैं, और दूसरा कैंप हमारे यहाँ पे पेशावर और मर्दान में लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी पेशावर और फाटा की लड़कियाँ हमारे साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। और ये ट्रेनिंग बेसिकली हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान एशियन लैक्रोस गेम्स जो कि 1 जुलाई से उज़्बेकिस्तान समरकंद में होने जा रही हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे, और इंशाल्लाह तब तक पूरी दुनिया को भी पता चलेगा, उसमें हम डेफिनेटली मेडल लेके आएंगे। बिल्कुल, मेडल लाने की ख्वाहिश है इनकी, और जो यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त ख़वातीन खिलाड़ी आप देख भी सकते हैं प्रैक्टिस कर रही हैं, थोड़ी उनसे भी बात करते हैं, उनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइएगा, आपके सामने सारी सूरत हाल है, आपकी ये जो खिलाड़ी हैं ये आपके सामने प्रैक्टिस कर रही हैं, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगी और क्या कहना चाहती हैं? टीम का मोराल कितना हाई है? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आप देख रहे हैं टीम को, खुद भी टीम के हौसले बहुत बुलंद हैं, ये बहुत पुरजोश हैं, और ये बहुत हार्ड वर्क के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं, बिकॉज़ दे नो हार्ड वर्क, जस्ट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। तो इसी मोटिव के साथ ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी हार्ड वर्क के मोटिव को साथ लेकर इनका ये अज़म है हमारी टीम का कि ये इंशाल्लाह अर्ज़ पाक के लिए, पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल लाने का अज़म रखते हैं। लोकल गवर्नमेंट और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि हमारी जो लैक्रोस की फेडरेशन है पाकिस्तान की, ये एक न्यू गेम इधर लॉन्च की गई है पाकिस्तान में, और स्पेशली ये जो इसकी नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, और अभी जो इंटरनेशनल जो इसका होने जा रहा है एशिया में, समरकंद उज़्बेकिस्तान में, तो ये वुमेंस की है। तो हमारे लिए इसको हम अपील करते हैं कि थोड़ा सा इसको सपोर्ट किया जाए, और इसको बेस दी जाए, क्योंकि ये अभी इसके बेसिक्स में जा रहे हैं, और बेसिक में हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे एथलीट्स हैं, और हमारे कोचेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, और वो इस चीज़ को लेके बहुत आगे जाना चाहते हैं। थोड़ी सी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं अपनी जो हमारी वेमेन टीम है उसके बिहाफ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस गेम को
हमने बहुत अच्छे से लॉन्च की है अभी तक, और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जाए कि ताकि इस चीज़ को हम और बुलंदी पे लेके जाएं। जी बिल्कुल, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए सपोर्ट ज़रूरी है, सपोर्ट चाहती हैं। गुलपरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि केपी टीम की कैप्टन भी हैं। इनका ताल्लुक़ मर्दान से है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से न सिर्फ ये ख़ुद खेलती हैं बल्कि जो इनके साथ टीम में खेल रही हैं उनको भी ये बड़ी टेक्निक सिखाती रहती हैं। गुलपरी, कितनी मेहनत की है इस गेम को समझने के लिए? बड़ी स्टेमिना वाली गेम ये लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सर। सर माशाल्लाह गेम तो बहुत ज़बरदस्त है और असल में सर इसके लिए गेम के लिए शौक़ चाहिए, तो हम वो शौक़ी बंदे हैं सर, शौक़ी प्लेयर्स है। तो सर इसमें जो लेक्रोस में केपीके टीम में जो हमारी चैम्पियनशिप हुई थी तो हम वो जीत के आए एबटाबाद से। तो हमारी टीम इंशाल्लाह पुरजोश है और हमारा जो टक्कर का मुकाबला है वो भारत के साथ है। तो इंशाल्लाह हम उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे कि जो हमारा पहला मैच है वो हम जीत जाए इंशाल्लाह, और इस लेक्रोस में हम गोल्ड मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। थैंक यू सर। माशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं कि आप इस चैम्पियनशिप में मुल्क का नाम रोशन करें। ये वो बच्चियां हैं हमारे मुल्क की, वो होनहार बच्चियां हैं, ये वो टैलेंट है जो कि पाकिस्तान के हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन असल ज़रूरत जो है वो सिर्फ इस चीज़ की है कि इस टैलेंट को अवेल किया जाए, इस टैलेंट की सरपरस्ती की जाए, तब ये मुल्क को कौम का नाम रोशन करते हैं। ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, यही हैं जिनसे इस मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों, ये सब कुछ उनके सामने है और कोशिश इनकी ये है और इनकी ख्वाहिश भी ये है कि पाकिस्तान के लिए अब ये जो एशियन लेक्रोस चैम्पियनशिप होने वाली है इसमें बाकायदा तौर पे ये गोल्ड मेडल तक फ़ाइट करें। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो ज़िम्मेदारान हैं वो इनकी सरपरस्ती करें, इनके साथ ताउन करें। ये टीम मुकम्मल तौर पे तैयार है इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। जी बैक नाजरीन, आपको पता है कि जब फैशन की बात आती है, एक ख़ातून जो है वो आप जब पूरा अपने आप को ओवरऑल तैयार होता हुआ देखती हैं, सैंडल्स मैच है, बैंगल्स मैच हैं, ईयरिंग्स मैच हैं और कपड़ों के साथ आपके ईयरिंग्स और सारी ज्वेलरी मैच होने के बाद जब आप देखती हैं, एक ऐसी चीज़ है जो जब आपके साथ मैच नहीं कर रही होती ना तो आपको मज़ा नहीं आता, आपकी पूरी जो लुक होती है ना उसमें कुछ कमी रह जाती है और वो है जी बैग। तो हमारे पास आपके लिए एक खुशखबरी भी है और आपको एक मज़ेदार चीज़ भी मैंने दिखानी है, क्योंकि आजकल बीड्स के बैग्स बहुत इन हैं, आप मुख्तलिफ़ जगहों पे भी देखेंगे, लेकिन ख़ूबसूरत हैं, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं कपड़ों के साथ, लेकिन उनकी मेहनत जो है वो मशीनी होती है। हमारे पास दो ऐसी डिज़ाइनर मौजूद हैं जो कि अपने हाथों से बाकायदा मेहनत करके बीड्स के बैग्स बनाती हैं और उन्होंने ऐसा आइडिया कैसे स्टार्ट किया और ये क्या बेच भी रही हैं और क्या मतलब अपना पेज वगैरह भी अगर रन कर रही हैं तो उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नरमीन हैं जी और आप हैं मिशाल। अच्छा नाज़रीन, नरमीन और मिशाल दो बहनें भी हैं और इन लोगों ने अपना पेज जो है किस नाम से? नमिश्क के नाम से। अच्छा, मैं बड़ा परेशान हो रही थी देखे नमिश्क आप दोनों ने अपने नाम को मिक्स करके किया? मेरा नरमीन, उसका मिशाल। तो जो एंड में के है? खान। हम दोनों का। अच्छा, आपका खान है तो इस वजह। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इतना मेहनत तलब काम आपने सोचा कैसे करने के लिए? सोचने की बात नहीं है, मतलब एक शौक होता है तो आहिस्ता आहिस्ता नेट पे ऑनलाइन, ये बाहर के मुल्क में बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा चाइना रशिया वगैरह में सब में बहुत ज़्यादा इन है, तो आता था सामने देखने में तो एकदम से दिल करता था कि हाँ काश हम भी बनाएं, कैसा लगेगा, क्या होगा, किस तरह कैसे बनता है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि ना ये एक बना के देखती हूँ, तो एक मैंने बनाया, सबको बहुत पसंद आया, उसके बाद मैंने एक और बनाया, फिर उसके बाद एक और हमारी फैमिली मेम्बर्स में ही बहुत सारे लोग थे जो उनको पसंद आया तो वो साथ ही ले गए। तो वो इस तरह मेरा एक तरह से एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एनर्जी हमारी बूस्ट हुई। सॉरी। अच्छा, तो आप जब उन्होंने बताया कि उन्होंने ये स्टार्ट किया था तो आपको बहन की तरफ देखकर हुआ कि नहीं ये तो बड़े मज़ेदार चीज़ है? क्या ये मैंने ईद पे अपना
सूट लिया था तो अपिया ने मुझे सेम इस तरह का बैग बना ओके, के ये दिया वाला, था। ठीक ये। है। तो मुझे कहा कि ये मैंने खुद बनाया, तो मैंने कहा नहीं तुमने नहीं बनाया ये। अच्छा। कहती हाँ मैंने खुद बनाया। तो उसके बाद से फिर मैंने कहा ये हम पेज बनाते हैं, ये इस तरह करते हैं, हम ऑनलाइन इसको सेल करेंगे। आइडिया इसका था ऑनलाइन पेज बनाने का, मैं ऑफलाइन ही कर रही थी। ठीक है। मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा ये इतना अच्छा नहीं होगा पिया, तुमने इतने सारे और इतने ऑनलाइन देखकर सारे सीखे हैं, तुमने छोड़ दिया, ये नहीं अच्छा होगा। तो उसने मुझे वो ब्लू वाला बैग बना के दिया। ये मैंने कहा ये तो बहुत ही प्यारा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत बाकी सबको बहुत अच्छा लगेगा। दैट इज़ वेरी नाइस। पता है इसके अंदर जो बीड्स वाली मतलब आप देख लें, आप देखें कि आप मुख्तलिफ Varieties शॉप्स में वगैरह में बहुत- आप जा रहे थे। आपकी प्लस और प्यारी बात ये है कि नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ और मैं दिखाती भी चलूँ, जिस ब्लू बैग की बात कर रही है ये सब हैंडमेड है। ये आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर एक भी मशीन वाली चीज़ भी नहीं है। नरमीन आप मुझे काइंडली आप बताएंगी कि आपको ये आइडिया आया कहाँ से था? बस मतलब आपने ये सोचा कि आप इसको किस तरह से करें? ऑनलाइन देखकर ही एक तरह से ये ना बैग्स बनाने का मतलब शौक तो शुरू से ही है कि कुछ करना है, कुछ करना है। घर बैठे बैठे अपनी फैमिली वगैरह सब सेटल हो गए हैं, तो घर बैठे बैठे बच्चों के साथ कोई चीज़ एक्टिविटी चाहिए होती है कि ना जिसमें बंदा इंकरेज रहे, खुश फील करे। तो ठीक है ठीक है वो ठीक है। चीज़- इस हवाले से मजीद भी हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बैग के हवाले से बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले, और हमारे साथ दो बहुत प्यारी सी डिज़ाइनर्स मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से बीड्स के जो हैं बैग्स बनाए हैं। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, ये देखें इतना प्यारा। आप किसी भी चीज़ को लेकर, और ये काफ़ी भारी भी है, क्योंकि मैंने इनसे पूछा कि ये भारी क्यों है, तो वो मैं आप तक भी पहुंचाती हूँ कि ये भारी क्यों। अच्छा मुझे बताइएगा नरमीन कि ये इतना ज़्यादा भारी क्यों है? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि ये जो है मेरे ख्याल से ये पत्थर के फॉइल्स पत्थर के हैं, पत्थर प्लास्टिक के भी होते हैं, अच्छा। दूसरी क्वालिटी के भी होते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी हो तो ये इस तरह भारी बनते हैं। प्लास्टिक के भी होते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी और देखने से ना वो अच्छा नहीं लगता, तो हम वो अवॉइड ही करते हैं बनाना। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से उन्होंने ये बात बताई थी कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंट भी है, टू वे भी आप कर सकते हैं। आप पाउच निकालें तो देखें पाउच के बगैर भी ये बहुत प्यारा लगता है, ट्रांसपेरेंट सा। अच्छा तो आप इसकी आपको मतलब आपने बता दिया कि आपको आप आइडिया आया, किस तरीके से मेकिंग्स के हवाले से मैं जानना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन को भी बताएं कि क्या किस तरह से इसका तरीक़ाकार आप बनाते हैं। इसका बनाने का हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, एक बीड और एक फिश वायर। इसकी वायर का और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन फिश वायर नाम से कॉमनली है। तो ये इसकी आपको दिखाती हूँ, ये इसकी फिश वायर है और ये इसके बीड्स हैं। ठीक है। इनको आपस में जोड़ना ही एक काम है, वो आपने कर लिया तो बस आप माहिर हो गए। और एक बैग को कितना टाइम लग जाता है बनने में? इसको 2 से 3 दिन। आप अच्छा बैग बनाना चाहते हैं, जैसे बड़ा बैग बनाना चाहते हैं, तो उसको 2 से 3 दिन लगते हैं। आम छोटा बैग जैसे ये इस तरह का, ये हार्ट शेप बैग है, ये आजकल ये हमारा सबसे हीरो प्रोडक्ट है। अच्छा तो माशाल्लाह। बच्चियाँ Hot seller बच्चे है। बहुत ज़्यादा, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा। अच्छा आपने मुझे in कहा है। ये हार्ट शेप है, मुझे स्ट्रॉबेरी सी लग रही है। नहीं, उसके ऊपर निकाल दें तो ये पाउच ऐसे- निकाल दें, ये ओह, हार्ट वाओ, शेप बनता है। हाँ, ठीक जी। है। और तो इसका जो है ये आपको हमारा 6 to 7 आवर्स लगातार हम यूज़ करें तो ये उतने में बन जाता है। अच्छा नरमीन जिस तरह हमें बता रही थी नाज़रीन, हमें वो कह रही थी कि हम आपके शो में आने से पहले स्पेशली अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए ये टोट बैग टाइप जो है बना के लेकर आई हैं। बहुत खूबसूरत है, आप ये देखें। इस वाले साइज़ से ज़्यादा है, मेरे तो वार्डरोब पे वैसे मेरी नज़र भी है इसके ऊपर, तो बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा है। और मेहनत इतनी शदीद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको आइडियाज़ और ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइएगा पेज पे कैसे काम कर रहे हैं आप लोगों, पेज पे आने का, ऑनलाइन इसको सेल करने का आइडिया
दोनों में से किसका था? ऑनलाइन सेल करने का इसका आइडिया था, क्योंकि ना मुझे ना ऑफलाइन बहुत सारे ऑर्डर्स आए थे। ऑफलाइन मुझे काफ़ी सारे कंपनीज के भी, ब्रांड से भी ऑर्डर्स आए हैं, तो हमने उनके लिए बल्क में ऑर्डर में बना के उनको सेल किए थे। अच्छा, कंपनीज जो ने कहा हम कि बल्क में बनाते थे उसकी पिक्चर्स वगैरह हम क्लिक हमने करके pictures हम वगैरह नमक में डालते थे। नमक में डाल तो अगर हमें ऑर्डर आता था तो हम उनके लिए बना देते थे। अच्छा, ये तो इस अब तरह चलता है। आप अभी कह रही हैं कि कंपनीज भी आपको कह रही हैं कि आपको ब्रांड का, ब्रांड ब्रांड की तरफ से अप्रोचिंग है, लेकिन हम अभी नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें आपका खुद का चल रहा है। ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो इस वजह से ना अभी हमने बंद कर दिया। तो अगर एक या दो लेकिन हमने किए थे, उसके बाद हमने बंद कर दिया। उसके बाद हम ये अपना स्टार्ट करें कि हम ये भी डालें, ये भी डालें, ये भी बना। उनको स्पेसिफिक चाहिए होता है, हमें सारे डालने होते हैं अपने नमिश्क पे। तो अच्छा, आपने माशाल्लाह मुझे बताया कि अब मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, उनके साथ कितना मुश्किल लगता है आपको इस चीज़ को करना, क्योंकि चूंकि आपने अब खुद हैंडमेड है, कोई भी आपको और भी मेरे ख्याल से हेल्प नहीं है, आप खुद करती हैं, तो किस तरह से टाइम निकाल पाती हैं? बस फैमिली सपोर्ट, फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट बहुत करती है। अच्छा। हमारी, मेरी मम्मा भी, मेरी सास भी, मेरे हस्बैंड खास तौर पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अच्छा, है, तो वो बच्चों को टेक केयर कर लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। अच्छा, बनाती आप हैं ये, और बनाते ये भी है, बनाती भी मैं भी हूँ, लेकिन अच्छा, आपने कोई आर्ट्स का कोई किया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब बिल्कुल भी नहीं था उससे? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझे आर्ट्स का शौक था। अच्छा। लेकिन ना मैं ज़्यादातर कोई आर्ट्स study नहीं की उस हुई? तरफ, आर्ट्स की तरफ हमें उस ज़माने में बोला नहीं जाता था कि ना आर्ट्स हो, और आजकल को तो फैशन बन गया आर्ट्स का। हाँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ना आजकल की लड़कियों को ना सीखना चाहिए ये काम। हर काम वो चीज़ पढ़ो जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। सुगढ़ वाली जो बच्चियां होती है ना, सुगढ़ के अंदर वही चीज़ है कि आपको कढ़ाई वगैरह भी होती है, फैशन वाली बच्चियां भी आजकल इसमें बहुत ज़्यादा इन है। मुझे लगता है कि ये एम्ब्रॉयडरी और ये सारी चीज़ें जो आप सीखते हैं, ये उसी के आगे से सब डिविजन्स ही हैं। आपने आइडिया इसको लेकर आई और आपने बनाया। आपकी वालिदा, पेरेंट्स वाली साइड पर आपको सपोर्ट मिली? सब सपोर्ट बहुत अच्छे करते हैं। एक्चुअली हमारी मम्मा, हम दोनों की जो मम्मा हैं, वो हमारे साथ भी शामिल हैं, क्योंकि ये सामान वगैरह सारा वही लेकर आती है। हम दोनों बाज़ार कुछ नहीं जाते, सारा वही हैंडल करती हैं। हम उनको बता देते हैं कि ये आपने लेकर आना है, तो वो लेकर आती है। सारी क्वालिटी अच्छी से अच्छी चीज़ तो वो लेकर आती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने ये बताया कि इस क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कौन सी क्वालिटी का है, और उस पर फिर आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली इसमें से आपको कौन सा वाला पड़ा हुआ है? ये वाला जी। इसमें क्या, ये जो बीड्स हैं, ये क्या पर्ल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं? ये क्रिस्टल है। ओके। और इसकी चेन है, बीच में ये इसमें बीच में एक्रेलिक है। ये इसका पाउच है। बगैर पाउच के भी बहुत बगैर पाउच के भी अच्छा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और इसका मेन चीज़ ये है कि इसको इस एक्रेलिक के साथ जोड़ना। आपने जोड़ दिया, बस आपका काम है। मैं आपको यकीन जाने, बहुत सारी बच्चियां आई हैं मेरे पास, हमें सिखाएं, मैंने सिखाया है, हम सिखा भी रहे हैं। अगर किसी को सीखना है और अप्रोचिंग, मतलब कोई सीखना चाह रहा है, ऑनलाइन नहीं सीख पा रहा, आप हमारे पास आए, हम आपको सिखाएंगे। आप अपने पेज का नाम भी हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताइएगा, और आप रन कैसे कर रही हैं, और उसका ये भी बता दीजिएगा कि कोई वाकई आप बच्ची कोई आर्ट से रिलेटेड किसी के भी अब तक शौक और ज़ौक होते हैं ना, वो इन चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। जी। तो आप अगर बच्चियों को सिखाती भी हैं, तो कोई आप लोगों ने मिनी इंस्टीट्यूट वगैरह बनाया हुआ है, या घर में ही? नहीं, घर में ही हम अपना, घर में ही, जैसे हाउसवाइफ्स हैं जो करना चाहती हैं सपोर्ट अपनी फैमिली को, अपनी एक तरह से एक्टिविटी रखना चाहती हैं बच्चों के साथ, थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाए। ये एक तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के साथ, काम भी हो जाता है और बच्चे कुछ सीखते भी हैं। मेरा छोटा बेटा, मेरे बच्चे भी दोनों के दोनों आपस में लगे रहते हैं करने में। खेलते हैं साथ साथ, लेकिन कर लेते हैं, तो एक तरह से बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाती है। और रही बात फैमिली, वो लड़कियों की, जितना आप आए हमारे पास, हम आपको सिखाएंगे। आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ मैंने सीखा है वो सारी ना दूसरे लैंग्वेजेस में थी। अच्छा। तो वो मुझे सीखना आसान लगा, क्योंकि मैंने उनको म्यूट किया, मैं खुद सीखती गई। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग मेरा भी था। हाँ, तो इस वजह से अब कुछ लोग नहीं समझ पाते, तो ऑनलाइन सीखना मुश्किल होता है। तो आप हमारे पास आए, हम आपको सिखाते हैं कि आपको कौन सी चीज़, कौन सी बीड्स आपको लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। मैंने ऑनलाइन सीखने की कोशिश की थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। वो पता ही नहीं लगता कि उन्होंने किस तरह क्या किया है। तो मुझे फिर अपिया ने ही सिखाया था। अच्छा, लेकिन ये कि नरमीन, आप बना लेती हैं, आप भी बना लेती हैं, जो नमिश का पेज है उसको कौन देख रहा है?
वो मैं देख रही आप हूँ। रन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सारा। हाँ। आपको इसके बनाने के बाद, जब आपने नमिश का जो पेज बनाया, उसके बाद आपको कैसा फीडबैक आया? सेल हुई? आपको किस तरह से अच्छा फीडबैक अच्छा आया। और हमने अभी गिव अवे भी किया था अपने, उसमें 2 लड़कियां जीती भी थी और उन्होंने हमारे एक ने तो अभी एक ने अभी अप्रोच नहीं किया, दूसरी ने अप्रोच किया था, तो उसने हमारा बैग को डिस्प्ले भी किया, काफ़ी सारा उसका रिस्पॉन्स अच्छा था। उनको पता नहीं था ये क्या है, हाँ, तो हमने जब उनको दिया तो कहते ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग समझ रहे थे फेक है, नहीं मिलेगा, लेकिन हमने उनको भेजा कि आप। अच्छा, यूजुअली आप अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह अपने इस तरह से बनाने की कोशिश की जाती है, इंस्टाग्राम तो आपको पता है वो प्लेटफॉर्म है ही फैशन का प्लेटफॉर्म, और वैसे भी अब शॉपिंग जो है ना ज़्यादातर इंस्टा पे भी होती है, तो आपने ये नहीं सोचा, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा आपके इस चीज़ को एनहांस करने के लिए होती हैं, तो आप वो पीआर बढ़ाने के लिए पीआर भी होती है, आप मॉडलिंग वगैरह भी करवा सकती हैं इसको लेकर देख। हाँ जी, इंशाल्लाह हमारे आगे कैंपेन यही चीज़ के बारे में है कि हमने आगे लेकर इसी को चलना है और कंट्रीब्यूट करना है। हमने इसको पीआर भेजना है, काफ़ी सारी लिस्ट बनी हुई है हमारी, तो वो उनके हिसाब से देखें कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये। अच्छा, अभी मटेरियल वगैरह सारा कहाँ से ले, मतलब ये आसानी से अवेलेबल है? मटेरियल आपको अगर नॉर्मल बाजार में जाएंगे ना, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारी मम्मा ही हैं जो ढूंढ के लाती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि क्वालिटी और एक तो प्राइस बहुत मुश्किल से मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी अच्छी हो, क्योंकि हमने फिर आगे सेल भी करना है ना, ये ना हो कि हमें ही महंगी मिल जाए तो हम आगे जाके सेल करके क्या, और फिर हमें अगर वो महंगी मिलेगी तो हमें भी अपनी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, तो ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। और रही बात ये बीड्स, इसके बेतहाशा होते हैं, साइजेस होती हैं, वायर की साइजेस अलग हैं, उसके अंदर जम रिंग्स, ये हैंडल्स वगैरह सब अलग अलग से चीज़ें होती हैं, जिसमें थोड़ी सी लो क्वालिटी भी आती है, अच्छी क्वालिटी भी आती है। आप अच्छी क्वालिटी लोगे तो अच्छा बैग एग्जैक्टली अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आई और आपने टैलेंट जो हमें अपने नाज़रीन को दिखाया है, बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। मोर पावर टू नमिश। और आपसे मैंने कहा था कि अपनी पेज का आप खुद अपने नाज़रीन के साथ खुद कह दें कि कहाँ पे है अवेलेबल, और अगर आपसे कोई सीखना भी चाह रहा है तो आप प्लीज़ बताइएगा। नमिश नाम है हमारे वेबसाइट का, पेज का। हमने इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और जिसने भी अगर सीखना है, कुछ भी करना है, तो हमें कांटेक्ट करें, डीएम करें, तो हम आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे और हम सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच नरमीन और विशाल आपका। और आप नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात करते हैं इद्दत में निकाह केस से। इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा है बरकरार है। इससे कबल इसके अंदर देखा गया था कि एतराज़ उठे थे कि जज थोड़ा बाइस लग रहे हैं, जज भी चेंज किया गया और इसके हवाले से जो फ़ैसला था वो महफूज कर दिया गया था। सबकी नज़रें मरकूज़ थी कि जो महफूज फ़ैसला है वो कल सुनाना था और सुनाया गया, और उनकी जो अपीलें थी वो मुस्तरद कर दी गई, इस्तदाद थी वो मुस्तरद कर दी गई है। बहुत से इन हवाले से देखने में ये भी आया कि लोगों ने, PTI के लोगों ने एतराज़ात भी किए और एहतजाज की कॉल भी दी, और जब सुनाने की बात थी तो अहाते के अंदर सिक्योरिटी को भी सख्त किया गया था। ये इतना लिंगर ऑन क्यों किया गया? अडियाला जेल में रहने के लिए सिर्फ एक केस ऐसा है बानी PTI का जो कि जिसकी वजह से वो वहाँ पे हैं, बाकी में उनकी जो है वो बरी भी हो चुके हैं और उनकी ज़मानतें भी मंजूर हो चुकी हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब हैं, माहिर कानून है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपसे जानना ये चाह रहे थे कि ये PTI के जो इद्दत निकाह केस के हवाले से मुस्तरद किया गया है, क्या आपको नहीं लगता कि इस जो केस को इसका दुरानिया बढ़ा दिया गया है, तूल पकड़ गया है, या लिंगर ऑन बहुत ज़्यादा कर दिया गया है? बहुत शुक्रिया। असल में बात यह है कि जितने केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए वो महज जेल में रखने के लिए बनाए गए और हर सूरत में जेल में रखने के लिए बनाए गए। उनमें से कोई केस भी ऐसा नहीं है जो उस स्टैंडर्ड पे स्टैंड कर सकता जो कानून ने म्यार रखा हुआ है। तो यही वजह थी कि वो ज़्यादातर केसेस जो थे उसमें वो बरी हुए और बाकी में उन केस जो थे उनमें बेने वगैरह हुई और सस्पेंड हुए, उनकी सज़ा
ये वो केस है जो एक इंतहाई मज़हब का केस है। दुनिया की तारीख में, पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी कि इद्दत का मामला सवाए औरत के किसी और का इस्तेहकाक नहीं है कि वो फैसला करे कि उसकी इद्दत पूरी हुई है या नहीं हुई है। और इसमें कितनी एविडेंस आई और कितनी कंट्राडिक्टरी एविडेंस आई कि एक इससे पहले ये केस खत्म हुआ जी। मौलवी साहब वही जो अदालत में दोबारा पेश हुए और उन्होंने अपने बयान की तरदीद की। उन्होंने इससे पहले वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब मैंने निकाह पढ़ा और इद्दत जो थी पूरी हो चुकी थी। सब कुछ कहने के बाद फिर दबाव डाला गया और उसे कहा गया कि नहीं। अब आप अंदाजा करें कि इससे जो बाकी बेइज्जती होती है वो तो किसी की होगी, लेकिन जो रियासत, उसका अदालती निज़ाम, उसका जो तमस्खर उठता है, मजाक उठता है पूरी दुनिया की नज़र में, और ख़ास तौर पर कानूनी और आईनी हल्के उनकी नज़र में, इसका तो कोई तदारक नहीं है दुनिया में। आप यानी आज की दुनिया में अगर किसी को ये कहा जाए कि फलां मुल्क में इंसाफ का निज़ाम नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो मुल्क जो है बुनियादी तौर पर अपनी हैसियत और अपनी एग्जिस्टेंस जो है उसका जवाब हो चुका है, क्योंकि इंसाफ के बगैर किसी रियासत का कायम रहना मुमकिन नहीं होता। अब हुआ ये है कि इस केस में चूंकि कुछ भी नहीं था, अब आप खुद अंदाजा करें कि ऐसा कभी हुआ है कि सजा के मुअत्तल करने का हुक्म जो है उसके लिए इतने दिनों तक पेंडिंग किया जाए और कहा जाए कि जनाब ये वो फैसला जो है वो अभी रिजर्व जजमेंट कर देगी। कौन सी जजमेंट है इसमें? इंतहाई मामूली केस है और देखने वालों को नजर आ रहा है, हर शख्स देख सकता है कि इसमें कोई जरा बराबर केस ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उसे जेल में रखा जा सके दोनों को। तो इसमें फिर क्योंकि मकसद उनका ये था कि आप इमरान खान का बाहर निकलना मौजूदा हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, और यही वजह है कि जो ही जमानत की बातें होना शुरू हुई, केस सजा सस्पेंड होने की बातें शुरू हुई, साथ ही पंजाब हुकूमत ने यानी अपना उसके लिए कानून बाकायदा और बिल लाने की कोशिश की कि जनाब इन्हें जेल में रखने और मुकदमात जो है इनके खिलाफ कायम करने की कोशिश की जाए, जिसको भी अदालत में हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में। तो अब ये है कि अगर रियासत को तो मैं नहीं कहूँगा, अब इस मामले में सीधा कहना चाहिए कि वो लोग जो इसमें मुलव्वस हैं वो कम अज कम इस हद तक ना जाए जिस हद तक वो चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि आप इसका नतीजा सिर्फ ये नहीं है कि अदालती सतह पे जो मामलात या वकालती सतह पे जो मामलात हो रहे हैं उसका नतीजा अदरवाइज आप देखें कि आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया पूरी दुनिया में। अमेरिका जैसा मुल्क जो है जिसकी आप मुदाखलत के खिलाफ जब इमरान खान ने कहा तो बड़ी तकलीफ हुई कि उन्होंने कहा जी वो हुकूमत को बदलने का हक रखते हैं, तो आज उन्होंने भी, उनकी कांग्रेस की मेजॉरिटी ने ये रेजोल्यूशन पास की है कि आपके यहाँ ना इलेक्शन सही हुए हैं और ना इंसानी हकूक महफूज है, ना खवातीन की इज्जत आपके यहाँ महफूज है, ना किसी शख्स की आज़ादी महफूज है, और उसका एक और यानी बाई प्रोडक्ट उसकी या उसका असर जो है वो ये है कि आपके दो सूबे जहां आप कहते हैं कि जी हमने जाके लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है, हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, वो सूबे आपके खिलाफ सामने खड़े हो गए हैं सीना सफर होके कि भाई हमें पता है कि आप के मकासद और है, हम आपको आने नहीं देंगे आपके, और ऐसे ऐसे जुमले सुनने को आ रहे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि रियासत को की हिफाजत करने वाले लोग जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मशरकी पाकिस्तान के साथ यानी मिसाल देना तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी हुई थी। आज वही एतमाद जो कायम था वो खत्म हो गया, वही इज्जत जो लोगों की नजर में थी। आरिफ साहब ये कहिएगा कि जिस तरह आपने बताया कि ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है जिसकी वजह से उनको जेल में रखा गया है, तो अभी आने वाले वो भी तो केसेस हैं जिनमें उनकी जमानत हुई है और वो दोबारा खुलेगी। अलकादिर ट्रस्ट है, जैसे 9 मई के वाकयात हैं जिस तरह से, उस हवाले से आपको क्या लगता है कि जब ये आने वाले वक्तों में उनके उस टाइम पीरियड ख़त्म होगा उसके बाद वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होंगे उनके बाहर आने के लिए? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये कल भी एक प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी और आज भी ये कह रहा हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान को अदालतों के जरिए मिला हुआ रिलीफ जो है उसकी बुनियाद पर वो अदालत से बाहर आ जाए, जेल से बाहर आ जाए। उन्होंने जब आना है अवामी कुव्वत से, अवामी ताकत से बाहर आना है, और वो
उसके नतीजे में एक बहुत बड़े फसाद के नतीजे में इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन है। आम हालात में इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने इक़्तिदार में आने का ये रास्ता इख्तियार किया कि ना आइन की परवाह की, ना कानून को देखा और घुस गए उसमें, यानी जाली मैंडेट के जरिए, अब उन्हें पता है कि इमरान खान के पीछे अवाम है और फीसदी का मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हर बंदा उसी का नाम ले रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि इमरान खान लोगों को लीड ना कर सके, इमरान खान बाहर ना आ सके। तो इसलिए अदालतों के जरिए तो इमरान खान का बाहर आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर इन केसेस को भी देखा जाए तो इनमें से कोई एक ऐसा केस नहीं है कि जिसमें इसकी बुनियाद कोई हो, उसके कायम रहने की, उसकी प्रोसिक्यूशन स्टैंड कर सकती हो या उसमें सजा कायम रह सकती हो, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में है। तो मेरी राय में तो ये है कि ये केसेस कोई ना कोई सूरत ऐसी पैदा की जाएगी कि इमरान खान और सर दो किस्म के बयानियां आ रहे हैं, जिसमें शेख रशीद का भी है और एक और बयानिया भी है कि रियासत के लिए ख़तरा है, इसीलिए इमरान खान जो हैं वो जेल में ही रहें। दूसरी जानिब शेख रशीद ने भी कहा कि वो क्या समझते हैं कि 5 साल से पहले वो बाहर आ सकते हैं। शेख रशीद के वाले से पहले बात करते हैं। क्या शेख रशीद से कबल भी थोड़े से हार्ट ब्रोकन थे कि मेरे काउंटर में उन्होंने पीटीआई ने, मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों कोई कैंडिडेट खड़ा किया हुआ, तो वो उनके आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने बात की है कि वाक़ई ऐसा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि वो बाहर आए। ठीक है, मैं आपको एक अर्ज करूं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ इन लोगों का तासुब जो है वो उनकी आरा में बिल्कुल शामिल होता है। कोई शख्स बगैर किसी तासुब के राय देने के लिए तैयार नहीं, और यही किसी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया होता है कि अब आप देखें, आप अगर किसी वकील को बात करने के लिए कहेंगे तो वकील का काम यह है कि वो दयानतदारी से जो सामने चीज़ नज़र आ रही है वो बयान करे। मतलब है कि उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि वकला जो हैं, जो बाकायदा फीसें दे के पेश हो रहे होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट मुबस्सर के तौर पर पेश हो रहे हैं। इसी तरह ये आपके जो शेख रशीद साहब हैं, इन्होंने तकलीफ बहुत उठाई इमरान खान की खातिर, लेकिन हुआ ये कि चूंकि इनके और क्रेडेंशियल जो थे वो मशकूक थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो वो ने नहीं काबिल कबूल थी, तो एक दफ़ा ये बिल्कुल रद्द कर दिए गए एंड ही स्टैंड्स नोवेयर। तो उसके नतीजे में अब वो आपका क्या ख्याल है कि जब किसी के साथ ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर उसके बावजूद भी आप उससे तवक्को कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल रहेगा, वो बैलेंस रहेगा। उसके अंदर बाकायदा जहर मौजूद है पीटीआई के खिलाफ, लेकिन उसके निकालने का तरीक़ेकार जो है वो बड़ा मुहज़्ज़ब और बड़ा मोहतात है। उसकी वजह यह है कि अगर डायरेक्टली वो अटैक करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, तो कल तक वो उनके वज़ीर दाखिला थे और उनके साथ थे, और आज अगर वो इस तरह की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। स्टेट भी हिल जाता है ना, आपके बयानियां, आप पहले क्या कर रहे थे, अब खुद भी क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से भी हिल जाता है। शायद ये भी मकसद है उनका कि वो चुप हैं, वो कहते हैं मैं चिल्ला काट कर आया हूँ और मुझे कोई तकलीफ ज़्यादा नहीं हुई, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब हल्की हल्की बात करते हैं वो। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ चौधरी माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, कानून के हवाले से शिक्के हमें समझा रहे थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। T20 वर्ल्ड कप भारत फाइनल में पहुंच गया और 172 टारगेट जो है 68 रन से उसने शिकस्त दे दी है इंग्लैंड को, और बड़ा टफ मुकाबला था और बड़ी टफ कॉल थी, क्योंकि लोग इंग्लैंड भी अपने तरफ से कह रहे थे कि अच्छी गेम है और देखेंगे। और अब फाइनल का जो जोड़ पड़ने जा रहा है और उस हवाले से कौन सी टीम फेवरेट है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुबीन राजा। मुबीन राजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर भारत बमुकाबला साउथ अफ्रीका, कौन बनेगा चैंपियन? देखिए, इससे पहले हम बात कर लेते हैं सेमीफाइनल्स की, कि जिस तरीके से मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में इंडियन टीम ने और साउथ अफ्रीकन दोनों टीमों ने बड़े आराम से वन साइड जो मैच है वो जीता है। तो मेरे ख्याल से अब इस बैकग्राउंड को देखते हुए, क्योंकि रिसेंटली जो दोनों मैचेस टीम में खेल के आई हैं, बड़ा अच्छा खेल के आई हैं, और मेरे ख्याल से किसी जगह पे मैं ये समझता हूँ कि जो एज है, एक्स्ट्रा एज है, वो इंडियन टीम के साथ है। और जो इंडियन इस टाइम जो टीम है वो एक कंप्लीट यूनिट के तौर पे खेल रही है। उनकी बैटिंग ऑर्डर, उनकी जो बैटिंग डिपार्टमेंट है, उनकी जो बॉलिंग यूनिट है, उनके जो स्पिनर्स हैं, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, सारे राइट टाइम पे जो है वो परफॉर्म करके टीम के लिए दे रहे हैं। और इवन जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो भी काफ़ी वेल बैलेंस टीम है और बड़ा अच्छा परफॉर्म। लेकिन मेरे ख्याल से थ्रू आउट द वर्ल्ड कप अगर हम देखें
तो इंडियन टीम ने साउथ अफ्रीकन टीम से भी अच्छा परफॉर्म किया है, और किसी जगह पे जाके मुझे लगता है कि जो इंडियन टीम है वो अब इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट हो चुकी है। अच्छा मुबीन, कहिएगा, हम अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया के हवाले से बात करते हैं तो कौन से टीम में कौन से जो खिलाड़ी हैं वो बहुत तगड़े हैं जिसकी वजह से दूसरी वाली टीम को थ्रेट हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से रोहित शर्मा जो है, पहले अगर हम इंडियन टीम की बैटिंग की बात करें तो वैसे तो उनके जो जितने भी बैटर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं इंडियन टीम में। अगर वो कोई भी इनमें से थोड़ा टाइम भी स्टे कर जाता है क्रीज पे, पूरे का पूरा मैच चेंज करने की अहलियत रखता है। अगर हम बात करें तो उसमें रोहित शर्मा की हम बात करते हैं, रिसेंटली वो बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उन्होंने कल भी 57 रन स्कोर किए हैं। फिर हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने कल 47 रन स्कोर किए हैं। विराट कोहली की बात करूंगा तो थोड़े से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, मेरे ख्याल से वो भी जो मैच है उसमें अच्छे जो है वो उसमें अंदाज में नजर आ सकते हैं। फिर मेरे ख्याल से अगर बात करें डाउन दी ऑर्डर जाके बात करें भी, तो फिर भी आपके पास पांड्या आ जाते हैं इंडियन टीम में। तो मेरे ख्याल से ये जो चार उनके जो बैटर्स हैं, और उनके अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बुमराह नो डाउट, और जिस तरीके से उनके स्पिनर्स अक्सर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं फाइनल मैच में। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीकन टीम की तो उसमें डेफिनेटली डिकॉक है, मार्करम है जो उनकी तरफ से ओपन करते हैं, वो बड़े अच्छी रिसेंटली फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो जो उनकी जो बॉलिंग यूनिट है उसमें रबादा है, जॉनसन है, तो ये भी आपको, और साथ में जो शम्सी है, शम्सी का और महाराज, मैं यहाँ पे करूँगा शम्सी और महाराज का जो रोल है एज ए स्पिनर वो बड़ा वाइटल होगा। अच्छा मुबीन, इस पूरे वर्ल्ड कप के इवेंट में देखा गया है कि जो पिचेस के हवाले से बात करें तो बॉलर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल रही हैं और उन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। आपको क्या लगता है इन दोनों जो टीम्स हैं इसके अंदर स्पिनर और फास्ट बॉलर्स का डेडली कॉम्बिनेशन किस टीम के पास ज़्यादा है जो कि बेनिफिट दे सकता है? देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इसमें जो इंडियन टीम है वो मुझे कंप्लीट टीम के तौर पर नज़र आ रही है। किसी जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो किसी चीज़ की कमी नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल से एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीकन टीम, इंडियन टीम का जो कम्बिनेशन है वो बहुत बेहतर है। उनका स्पिन डिपार्टमेंट, उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट, उनकी बैटिंग यूनिट, सारी चीज़ें जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। जबकि जो साउथ अफ्रीकन टीम है उसमें मुझे किसी जगह पर जाके नज़र आ रहा है कि जो वाला जो रोल है और जो महाराज है, इन दोनों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। तो एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीकन टीम जो मुझे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है कम्बिनेशन, वो मुझे इंडियन टीम का नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर हम प्लेयर्स के हवाले से बात करें तो किसके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं, हर टीम की अलग अलग बात करते हैं, जिनसे तवक्कुआत हैं कि वो जितवा सकते हैं? जी हाँ, देखें, इसमें रोहित शर्मा की मैंने जिक्र किया। रोहित शर्मा जो है वो रिसेंटली बड़ी अच्छी फॉर्म में है। सूर्य कुमार यादव बड़ी अच्छी फॉर्म में। फिर एज एन ऑलराउंडर जो है वो मैं हमेशा बड़ा रेट करता हूँ जो है वो पांड्या को। हार्दिक पांड्या जो है वो ऐसा खिलाड़ी है कि जो किसी भी टाइम पे पूरे का पूरा मैच या अपनी बॉलिंग के स्पेल से या अपनी बैटिंग से पूरे का पूरा मैच चेंज कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें साउथ अफ्रीकन टीम की तो उसमें डीकॉक जो है वो एक ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है कि अगर वो 8 से 10 ओवर खेल जाते हैं, एक अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो पूरी की पूरी जो उनकी जो बैटिंग लाइन है उसके लिए वो काफ़ी साजगार साबित होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में। अगर देखा जाए, अगर बॉलिंग की बात करें तो रबाडा बड़ी अच्छी फॉर्म में है, जॉनसन जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में है। मेरे ख्याल से एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। अच्छा मुबीन, साउथ अफ्रीका के हवाले से जो है वो उनका बड़ी लक है कि वो फाइनल्स में आ गए हैं और उनके पास बड़ा एक सुनहरा जिसे कह सकते हैं कि मौका है वो, क्योंकि उनके ऊपर टैग लगा हुआ है चौकर्स का, तो वो धुला सकते हैं। तो कौन से ऐसे जो हैं वो हैं, क्या ऐसी क्या स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए कि वो उनके मद्दे मुकाबिल, ज़ाहिर सी बात है एक इंडिया की टीम है और आपको पता है कि वो कितनी एक यूनिटी के साथ खेलती है और वो अगले बंदे को भी हिला के रख देती है, अगली टीम को हिला के रख देती है। जी हाँ, डेफिनेटली आपने बात की उनके फाइनल में साउथ अफ्रीकन टीम के बारे में, तो साउथ अफ्रीकन टीम के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि पहली मरतबा उन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और इस मरतबा हम किसी और भी बैठ के प्रोग्राम्स कर रहे थे तो वहाँ पे भी डिस्कस हो रहा था कि साउथ अफ्रीकन टीम इस मरतबा जब वो सुपर 8 के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था तो उस टाइम भी हम उनको हाई रेट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीकन टीम इस दफ़ा भी जो है वो लगता है कि वो अपने जो पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं वो धो देगी और इस दफ़ा फाइनल में वो क्वालिफाई करेगी। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन टीम फॉर्म में नज़र आ रही है, और बात आपने की है फाइनल मैच की,
मैच देखें, जो अपनी नर्व पे काबू रखेगा, जो कॉन्फिडेंट होके खेलेगा, जो इसको एक नॉर्मल मैच और एक आम मैच समझ के खेलेगी टीम, वो टीम इस मैच में अच्छा रिजल्ट देगी। ये सारी गेम है, जो फाइनल मैच है, ये नर्व की गेम है। इसमें जो जितना अपने आप को कंट्रोल रखेगा, जितना कॉन्फिडेंट रखेगा, जितना अच्छी तरीके से मैच पे फोकस करेगा, इतनी फाइनल का जो प्रेशर है उसको साइड पर रखेगा, तो फिर मेरी ये एक वाइड जरिया है मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव क्रिकेट और एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी साउथ अफ्रीकन टीम को इंडिया को काबू करने। ठीक है मुबीन, आपको पता है कि हमेशा से राइवलरी हमारी रही है, ये कोई बात नहीं है, क्रिकेट में हमेशा से एक बहुत बड़ा जो जोड़ पड़ता है जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है, तो हम बिटरली हार कर भी आए, जो भी था, जिसके भी मुहर्रकात उसके जो मर्जी थे। तो अगर इंडिया जीतता है फाइनल में, अगर वो जीतता है तो हमें एज अ नेशन तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ही, तो इस टाइम पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को कितनी और ज़रूरत है कि वो करें कि इंडिया की जीत के लिए हम लोग को अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए ज़्यादा करना, कितना इस टाइम पर ज़रूरत? देखिए, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की टीम की जो कारकर्दगी थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी में, और सुपर 8 में भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो मेरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की टीम में हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कैप्टनसी से बात शुरू करते हैं, फिर अगर हम बात करें तो बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं। बैटिंग ऑर्डर में हमारे पास 4 से 5 ओपनर्स खेल रहे थे, 3 हमारे पास स्क्वाड में विकेट कीपर्स थे। तो मेरे ख्याल से जो टीमें इतना बड़ा इवेंट खेलने जाती हैं, वो 6 महीने साल पहले अपना कॉम्बिनेशन रेडी करती हैं, बनाती हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करती हैं। अरे यहाँ बेसिकली बिल्कुल एट द लास्ट मोमेंट हमने टीम को जो है वो बनाया, हमने 3 विकेट कीपर, 5 ओपनर्स। अगर आप एक स्क्वाड, तो फिर आप देख सकते हैं कि फिर उसमें आपके पास बैटिंग का जो मेयार है वो क्या होगा। अगर फखर जमान नंबर 4 पर खेल रहे हैं, फिर उस्मान खान भी आपके पास ओपनर हैं, साइम अयूब भी ओपनर हैं, अबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सब भी ओपन। अरे जैसे आप सिलेक्शन के हवाले से बात करें, अब कल वहाब रियाज जो हमारे सिलेक्शन थे उनकी जानिब से रिपोर्ट भी जमा करवाई गई है कि इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस तरह से सिलेक्शन हुई, और इस फेलियर के हवाले से जो बात की गई है। देखिए, गैरी क्रेस्ट की टीम के कोच हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी। उसमें जो अलार्मिंग वो ये थी कि जो सबसे खतरनाक चीज़ थी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो एक पेज पर नज़र नहीं आ रही है, लड़के दूर दूर रहते हैं। ग्रुपिंग वाला जो पाकिस्तान की टीम में बेसिकली की वजह से, तो ये मेरे ख्याल से जो चेयरमैन पीसीबी हैं उनको देखना पड़ेगा, और जो वहाब रियाज ने, जो हमारे सीनियर टीम मैनेजर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबीन राजा हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपनी स्पोर्ट्स की जो ओपिनियन थे उससे हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ है इजाज़त लेने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।